हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला बोलता है क्वेश्चन कि किस में इसमें से कितने कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड हो जिस कार्बन के पास में, या फिर दो डबल बॉन्ड हो, वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास में भी एक डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और इस कार्बन के पास में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। आप बोलोगे तो दोनों में कॉमन है, कोई बात नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। और या फिर आप सिग्मा काउंट कर लो, तो कि जिसके पास दो सिग्मा होंगे, एक और एक दो, तो ये दो कार्बन ऐसे हैं जिनके पास में sp हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपने को अगले में हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। C2H2 अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन है, एक इस पे दे दो एक इस पे दे दो, तो बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? A का S दो ऑप्शन में। आगे देखें, SO2 का चेक करते हैं। सल्फर के पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 ऑक्सीजन खा जाएगा, तो कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का एक लॉन पेयर बचेगा, तो ये सल्फर। तो आप इनको देख लोगे, सिंपल सा, 2 + 1 3, 3 में कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा? sp2। और तो क्या बनेगा इसका? B का R। तो आंसर आ गया आपके पास में थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनकी ज्योमेट्री पूछ रहा है आपसे, शेप पूछ रहा है। तो देखो मैं बता दूं आपको, XGF4 का तो अपन रट के याद रखते हैं कि स्क्वायर प्लेनर होता है। तो डी का जाएगा Q। डी का क्या जाएगा? Q। डी का Q एक ही ऑप्शन में है, तो अपना आंसर होगा फर्स्ट वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है। डायपोल का ऑर्डर आपको बता दूं मैं आपको कि इसका तो डायपोल जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि साइड एटम सेम है और लॉन पेयर जीरो है। तो साइड एटम सेम और लॉन पेयर जीरो हो तो उनका म्यू जीरो होता है। और इन तीनों के पास में लॉन पेयर है। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है और वाटर के पास दो दो लॉन पेयर है। साइड एटम भले ही सेम हो लेकिन लॉन पेयर जीरो नहीं है, तो इसका म्यू जीरो नहीं होगा। NH3 और NF3 में NCERT ने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दे करके समझाया अच्छे से कि NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। अब आप बोलोगे NH3 और वाटर में से किसका ज़्यादा होगा? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में अगला वाला क्या क्वेश्चन है आपके पास में? बोलता है जो आपके पास में PCl5 है, उसमें उसके पास, आपको पता है PCl5 में दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। PCl5 की स्ट्रक्चर भी आपको याद करने को बोला है मैंने। जब आप याद करोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको। ये फास्फोरस होता है और 3 तो क्लोरीन होते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, और ये बनाते हैं ट्रायंगुलर स्पेस। ओके, और दो क्लोरीन जो होते हैं, मैं अलग कलर से बना दूँ, वो दो क्लोरीन ऊपर होते हैं ऐसे यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बता दें अब आपको कि PCl5 में जो खड़े बॉन्ड है इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? एक्सियल। तो दो बॉन्ड तो ये एक्सियल है और ये है इक्विटोरियल बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है PCl5 की स्ट्रक्चर भी। तो मैंने आपको 5 स्ट्रक्चर याद रखने को बोला ना, उसमें एक PCl5 भी याद रखना है। तो ये है इक्विटोरियल, ये 3 बॉन्ड इक्विटोरियल है और 2 है एक्सियल। इनकी बॉन्ड लेंथ NCERT ने दे रखी है। ये एक्सियल बॉन्ड होता है ना, वो बड़ा होता है 240 पिकोमीटर का। ओके, 250 याद रख दो आप, तो 250 तो याद रहेगा, और ये रहेगा 200 पिकोमीटर का। तो एक की बॉन्ड लेंथ 200 है और एक ही है, आप इसको 250 याद रख लो राउंड फिगर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सियल वाला बॉन्ड बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। सही बात है ये भी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद में अगला आता है आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी।
और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वाटर है ना सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो वाटर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और एच सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा बनाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ओके, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा और जो इनकरेक्ट होगा वही अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अपने पास में देखो, पहले बात तो ये अपने को बोला है बॉन्ड एनर्जी, तो इसका तो मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बनाया था। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है चल बाहर फालतू इंसान, याद करवाया था पहले, पिछले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आया है 166 से पहले पहले, चल बाहर फालतू इंसान, ये ऑर्डर होता है इसका, रटना होता है। तो ये तो इनकरेक्ट है, अपने को करेक्ट बताना। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब आप कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको कार्बोनेट की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे, कार्बन, पेन दूसरा ले लेता हूँ यहाँ आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, कार्बन फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन थे, तीनों बना दी मैंने। उसके बाद में 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना है, किसी के भी ऊपर लगा ली, इसके ऊपर लगा लिया। जब भी ऑक्साइड बनाता है तो ऐसे ही बनाता है, पहले सिंगल बॉन्ड से वो लगा दो, उसके बाद नेगेटिव चार्ज को लगा दो, जिसको नेगेटिव चार्ज नहीं मिला उसको मिलेगा डबल बॉन्ड, जिनको नेगेटिव चार्ज मिल गया उनको ज़रूरत नहीं है। अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टोटल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 4 है, दिख रहे हैं ना 4, टोटल बॉन्ड 4 है, अपॉन वो 4 बॉन्ड कितने एटम के साथ में है, 3 के बीच में, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 4/3 यानी कि 1.33। तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 3 था और इसका आया 1.33, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर है ना ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको इस जो नेगेटिव स्पीसीज बनती है उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी मैंने सिखा दिया है, पहले भी सिखा चुका हूँ हालांकि जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई थी तब, बट अब ये भी देख लो कि आपको स्ट्रक्चर बनानी है, उसके बाद में टोटल बॉन्ड अपॉन साइड एटम रख देना है। अगला वाला बोलता है बॉन्ड ऑर्डर, इसको कैसे करोगे, इसको करोगे एमओटी से। पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, इसमें कितने 8 दूनी 16, 16 में से एक गया 15, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक एक्स्ट्रा आ गया 17, 8 दूनी 16 और 2 एक्स्ट्रा आ गए 18। अब आप उसको टेबल याद रखोगे बॉन्ड एमओटी वाली, जब 16 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, ठीक है, 14 का 3 आता था, तो 15 का कितना आएगा 2.5 आएगा, ठीक है, 16 का कितना आएगा 2, 17 का कितना आएगा 1.5, 18 का कितना आएगा 1। तो ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर, O2+ का, बिल्कुल O2+ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो ये आ गया आपका आंसर, आसान तो है, और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार नीट में आ चुका है। चलिए BRF5 की, BRF5 में क्या होगा, मॉलिक्यूल AB5 और लॉन पेयर कैलकुलेट करते हैं। बोरॉन के पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 5 फ्लोरीन खा गया, 5 फ्लोरीन खा गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का एक बन गया लॉन पेयर। अब लगने में तो ऐसा लग रहा है PCl5 जैसा होगा, बट ये जो जब आप इसकी NCERT ओपन करके देखते हो तो ये है ना PCl5 जैसी इसकी स्ट्रक्चर बननी चाहिए थी, बट होता क्या है एक लॉन पेयर उन बॉन्ड को सबको थोड़ा थोड़ा डिस्टॉर्टेड कर देता है, ठीक है, तो परफेक्ट 90 का एक भी एंगल नहीं मिलता आपको, ठीक है। इंट्रा हेलोजन कंपाउंड आपको NCERT में मिलेंगे और वहाँ उनकी शेप दिखी हुई है, उनको एक बार पढ़ना तो आप देखोगे वहाँ पे इसका एक भी बॉन्ड एंगल 90 नहीं होगा। रीज़न क्या है, ये लॉन पेयर है ना वो सब बॉन्ड को बिगाड़ देगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पाई बॉन्ड है जो मोस्ट इफेक्टिव बोल रहा है, मतलब कि सबसे स्ट्रांग पूछ रहा है, और सबसे स्ट्रांग जब कब होगा, जब ओवरलैपिंग अच्छी होगी, मतलब कि ओवरलैपिंग की बात कर रहा है। और जब अपन ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो अपने पास में आती है सबसे पहले अपन देखते हैं एन, ठीक है, तो एन की वैल्यू जब कम होगी तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो 2 3 2 3, इनको तो हटा दो 3 3, 2 3 2 3 में ओवरलैपिंग अच्छी होगी। उसके बाद में ओवरलैपिंग के लिए देखते हैं अपन लोग डायरेक्शन, जहाँ डायरेक्शन ज़्यादा अच्छी वहाँ ओवरलैपिंग बहुत बेहतरीन। तो डायरेक्शन का ऑर्डर होता है DPS ऑर्बिटल्स, तो जिसमें D होगा उसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी और वो अच्छे से ओवरलैप करेगा तो वो एक अच्छा पाई बॉन्ड होगा। आसान है क्वेश्चन, ओके।
अगला वाला, एक बात बता दूं मैंने आपको, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्वेश्चंस जो है ना वो चैप्टर वाइज क्यों नहीं करवा रहे हैं। देखो मेन एग्जाम में चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपको सोचना है कैसे उनको करना है मैनेज। मैं है ना ये क्वेश्चन जो भी है ना इनको सीधा पुटअप कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। ऐसा नहीं है कि बस उसकी आंसर की मेरे पास सामने पड़ी है तो मैं जस्ट एक पेज पे लिखी हुई मैं उसको क्रॉस चेक किए जा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ के रखा हो, मैंने सॉल्व किया हो पहले, नहीं, बिल्कुल। ओके, अगला है, तो आपको भी ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन करने पड़ेंगे टेस्ट पेपर्स के लिए, और ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो वही आएगा। इन विच ऑफ द रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन अंडरलाइन डज नॉट चेंज, मतलब लेफ्ट और राइट का हाइब्रिडाइजेशन किस में चेंज नहीं होता है। BF3 अगर आप पढ़ोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2 निकाल दो भाई। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 के 3 फ्लोरीन खा गया, लॉन पेयर 0, तो AB3L0 मॉलिक्यूल होगा, AB3L0, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा 3+1, 3+0 3 sp2। इसका आप कैलकुलेट करोगे तो sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगा, तो इसमें तो चेंज हो गया। NH3 से NH4 में जाओगे ना, ठीक है, तो NH3 का हाइब्रिडेशन कैसा होता है, ये मॉलिक्यूल बनेगा AB3L1, एक लॉन पेयर आएगा इसके ऊपर में, तो हाइब्रिडेशन आया sp3, क्या आया sp3। NH4 में जाओगे तो क्या होगा, पहले नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब कितने बचे, 4, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन खा गया, तो पीछे लॉन पेयर तो बचा नहीं, तो ये मॉलिक्यूल बन गया AB4L0। तो ये AB4L0, 4+0 को ऐड करोगे 4 होगा, हाइब्रिडेशन फिर से आएगा sp3, तो ये जाएगा आंसर। NH3 में एक H+ ऐड किया, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। मैंने आपको इसको पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में समझाया है प्रोटोनेशन क्या होता है। तो प्रोटोनेशन में जब प्रोसेस होती है उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम चेंज नहीं होती है, लेकिन अगर इस NH3 की अगर आप शेप देखोगे तो ये है पिरामिडल, कैसा है, पिरामिडल, और ये कैसा हो गया है, टेट्राहेड्रल, कैसा हो गया है, टेट्राहेड्रल। तो जो आपका प्रोटोनेशन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है। चलो, इसका अपने को डाइपोल मोमेंटम 1.5 डिबाई दिया है, इसका पूछ रहा है। तो इसमें देखो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर आपके पास में क्या बचेगा, ऐसा बचेगा, एक इधर ये मॉलिक्यूल है, एक एंगल इधर है। आपको पता है ये है, ये एंगल होता है 60 डिग्री का, 60 60 120, फिर ये 60 60 ऐसे करके 360 का एंगल बनता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखोगे तो 120 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 120 डिग्री, कितना, 120 डिग्री। अब आप फिजिक्स का एक कंसेप्ट याद करो कि अगर कोई दो वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आता है ना वो किसी एक के बराबर ही आता है। तो इन दोनों मॉलिक्यूल एक्स को लिखने से अच्छा है कि इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, किसी एक के बराबर, और वो कहाँ से पास करेगा, उन दोनों के बीच में से पास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये तो इसी के बराबर आ गया वापस, ये दोनों सेम आ गए, तो इसका आंसर भी क्या जाएगा, 1.5 डिबाई जाएगा। समझ में आया आपको, ओके ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जीरो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो किसका है, XgF4 की स्ट्रक्चर की बात करें, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें XgF4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसके पास लॉन पेयर होते हैं, फिर भी इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। रीज़न क्या है, दो ही ऐसे मॉलिक्यूल है, XgF4 और XgF2। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन सब आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे, और लॉन पेयर भी इक्वल एंड अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देंगे, तो इसका तो म्यू जीरो आएगा, मतलब कि इसका म्यू जीरो आ गया, म्यू जीरो है इसका मतलब ये तो पोलर है, नॉन पोलर पता ना आपने को, इसको हटा दो। B2S6 में देखोगे साइड एटम सेम है, लॉन पेयर जीरो, तो म्यू जीरो, ये भी नहीं है। अगला चेक करते हैं PF3Cl2। देखो अब ये आ गई, PCl5 को याद करो आप एक बार, PCl5 को याद करोगे, आपने PCl5 की स्ट्रक्चर बनाई थी ऐसे, 3 क्लोरीन ऐसे थे जो कहाँ रह रहे थे, यहाँ इस एक्सिस पे रह रहे थे, और 2 क्लोरीन थे जो एक्सियल कंडीशन में थे कि नहीं थे। अब आपको क्या करना है, PCl5 में से क्या करना है आपको, 3 क्लोरीन हटा करके उसकी जगह फ्लोरीन लगाने। जब भी आप फ्लोरीन लगाने जाओ तो क्या करोगे, आप करोगे फ्लोरीन हमेशा एक्सियल कंडीशन पे लगेंगे। एक और बच गया,
तो वो फ्लोरीन लग जाएगा यहाँ पे। ओके, तो अब एक और, अब इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, दोनों साथ में दिखाते हैं आपको। इसमें क्या है, 3 क्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है। तो क्लोरीन आपको पता है, क्लोरीन फ्लोरीन जो है ना उनको लगाओगे आप एक्सियल पे, लगाए, लगा दिए। इसका अगर आप डायपोल मोमेंट देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है ना, इनका बीच का एंगल 120 है 120। तो ये 120 का रिजल्टेंट आपको पता, एक क्लोरीन इधर आएगा, एक फ्लोरीन इधर आएगा, और ऊपर नीचे वाले फ्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। आप ऐसे याद रख लो, ये ट्राइंगल वाला जो डायपोल है ये आपस में, इस क्लोरीन 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 है, साइड एटम सेम है, तो ये इसका म्यू 0 हो जाएगा ट्राइंगल का। और ये ऊपर फ्लोरीन, ये नीचे फ्लोरीन, इनका 0 हो जाएगा। तो नेट म्यू इसका कितना आएगा, इसका तो 0 आएगा। बट ऊपर वाले का देखोगे ना तो फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल कर दी, लेकिन यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका 0 नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट वेस्ट में आता रहता है, एलएन के मॉड्यूल वगैरह में, टेस्ट में। तो जब भी 3 फ्लोरीन होंगे तो क्या होगा, फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना उसको हमेशा एक्सियल पे रखना होता है पहले उसको, तो एक्सियल पे रख दिया। फिर तीसरे वाले फ्लोरीन को भी आपको कहाँ रखना पड़ेगा, फिर तो उसको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा, तो वो गड़बड़ कर देगा। ओके, तो ये आएगा 3 फ्लोरीन वाला का म्यू 0 नहीं होता है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है कौन सा मॉलिक्यूलर प्लेनर है। ठीक है, तो प्लेनर कौन सा है, NCl3 कैसा होता है, पिरामिडल होता है। नाइट्रोजन फैमिली वाला क्या होता है, इसमें देखोगे आप 3 साइड एटम है, एक लोन पेयर है, तो NH3 जैसे ही बनेंगे, दोनों के दोनों पिरामिडल बनेंगे। BF3 को देखोगे आप तो यहाँ पे इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसका आंसर जाएगा इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास में कि मॉलिक्यूल है एमो जिसमें 90 के एंगल मैक्सिमम है। ओके, XeF4 की स्ट्रक्चर तो अभी अपन ने देखी थी, कैसी थी XeF4 की स्ट्रक्चर, जिनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, पढ़ा आपने, ऐसी होती है। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा गोल गोल एंगल 360 होता है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो 4 एंगल आपको 90 के मिल जाएंगे। यहाँ पे कितने मिलेंगे, 4 एंगल। फिर आप XeF6 को देखोगे, या सबसे पहले SF6 को देखते हैं। ठीक है, SF6 को देखने जाओगे अगर आप, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, SF6 की बनाते हैं स्ट्रक्चर। और सबसे ज़्यादा 90 के जो एंगल होते हैं वो SF6 में ही होते हैं। सल्फर फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और SF6 में PCl5 में तो वो वाले बॉन्ड जो थे ना ऊपर वाले, वो क्या थे, अलग अलग लेंथ के थे, लेकिन SF6 में बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो देखो ऐसे एज्यूम करो कि 4 तो फ्लोरीन एक प्लेन में रखें, एक ऊपर फ्लोरीन एक नीचे फ्लोरीन, तो एक तो ये 90 का एंगल, एक ये वाला 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4। ऊपर वाला जो एक फ्लोरीन है आपका, वो कितने एंगल बना रहा है, आपके ऊपर वाले फ्लोरीन से 4 90 के एंगल बना रहा है। ऐसे कैसे, नीचे वाला भी 4 बनाएगा, 8 और 4 एंगल इसी प्लेन में बन रहे हैं आपके, इसी प्लेन में बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो टोटल 12 एंगल होंगे 90 के। तो आपका SF6 जो है उसके पास मैक्सिमम 12 एंगल हैं 90 के। कितने, 12 एंगल है टोटल। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट अपने को पहचानना है। बोलता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर फ्रॉम O2 टू कंपेरिजन O2+2। ये एक अपन इसमें से सारे बहुत सारी बातें हैं। इन द डबल बॉन्ड ऑफ C2 मॉलिक्यूल बोथ बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड्स। ये तो अपन बहुत बार स्टेटमेंट अपन पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ईजियर फ्रॉम O2। अब देखो ये बात करो, O2 क्या है, न्यूट्रल है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन निकालने ले जाओगे तो इसकी पॉजिटिव और इसके इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा,
तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो O2 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, O2 प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये वाला तो मैं आपको बहुत बार एग्जाम में टेस्ट में ला चुका हूँ, तो आपको रट ही गया होगा क्वेश्चंस में कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। अब स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 7 और 8, 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन आ गए। 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका 2.5। इसमें कितने हैं? 7, 8, 15 और एक पॉजिटिव, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो बोल रहा है NO ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और जो स्टेट इनकरेक्ट है वही अपना आंसर है। ओके, चलो अगला बोलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अब्सेंट। तो अब देखोगे ऑक्सीजन O3 की स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो आप, तो इसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। KCN की स्ट्रक्चर पढ़ो, K+ और NC-, इसमें भी कोऑर्डिनेट होता है। NO3 की स्ट्रक्चर में भी होता है, लेकिन कार्बोनेट की स्ट्रक्चर में नहीं होता है। इसमें इसको कैसे ब्रेक करोगे? कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2। और अभी अपन ने कार्बोनेट -2 की स्ट्रक्चर बना के आए हैं अपन, जस्ट अभी याद करो। ऊपर 3 बॉन्ड बनाए थे ऐसे, 2 के ऊपर में नेगेटिव चार्ज दे दिया, 1 को डबल बॉन्ड दे दिया। तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। अपने को वही पहचानना था कि किसमें कोऑर्डिनेट नहीं होता है। अगला बोला है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब बता दूं, नेगेटिव चार्ज बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर में अच्छे से डिफ्यूज होकर रहता है, और नेगेटिव चार्ज इसमें सबके ऊपर में नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज बड़े एटम के ऊपर में ज़्यादा स्टेबल होता है। इन सब में से बड़ा कौन है? अब देखोगे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज डिक्रीज होती है, तो बड़ा कौन हो गया? तो सबसे लेफ्ट में होता है। तो बड़े के ऊपर में नेगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन बिगर मॉलिक्यूल, ऑन बिगर मॉलिक्यूल। ओके, ये आ गया आपका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रू स्टेटमेंट बताना आपने को। ओके, PH5 NCl5 BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये बात सही है। फॉस्फोरस के पास में PCl5 तो बन सकता है, लेकिन PH5 नहीं बनता है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन इतने सारे एटम किसी के साथ में, हाइड्रोजन मैक्स टू मैक्स 4 हो सकते हैं, किसी के पास में 4 से ज़्यादा होते ही नहीं है। और नाइट्रोजन की तो वैलेंसी ही 3 होती है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है P ब्लॉक में कि PCl5 बनता है बट NCl5 नहीं बनता है। वैसे ही BCl5 भी नहीं बनेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, ये XgF4 तो हर बार आ रहा है, आपको पता है। XgF4 के बारे में बता चुका मैं। फ्लोरीन 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 होगा, और ये फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, लॉन पेयर आपस में डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे, तो इसका म्यू 0 आता है। अब जब 0 म्यू आएगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर होगा, पोलर नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, इसका बॉन्ड ऑर्डर NO और NO+ का जस्ट अभी अपन क्वेश्चन में ऊपर निकाल के आए हैं। NO का आता है 2.5 और NO+ का आता है 3। NO का आता है 2.5 और इसका कितना आता है? 3। ओके, जस्ट ऊपर कैलकुलेट किए हैं अपन। अगला, बैक बॉन्डिंग ऑलवेज चेंजेस। बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ हमेशा चेंज होती है। थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। ओके, अगला है बॉन्ड एंगल इज इन H2O। देखो H2O की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो H2O में हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब इसके ऊपर में होते हैं 2 लॉन पेयर। जैसे अगर आप देखोगे ना CH4 में CH4 के पास में एक भी लॉन पेयर नहीं है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3, तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट परफेक्ट। CH4 देख लो या CCl4 देख लो, ये सब 109 डिग्री 28 या 109.5 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद NH3 बोलते हैं। NH3 में क्या होता है? एक लॉन पेयर होता है। इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आता है। जब आप इसका बॉन्ड एंगल देखोगे तो एक लॉन पेयर आते ही बॉन्ड एंगल कम हो जाता है, कितने से? 2.5 डिग्री। तो इसका हो जाता है 107 डिग्री। कितना हो जाता है? 107 डिग्री। फिर आप H2O देखते हो तो H2O के ऊपर H2O का हाइब्रिडेशन आता है sp3, और इसका ऊपर में 2 लॉन पेयर होते हैं। तो 2 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल होता है 2.5 डिग्री कम,
तो 2 की वजह से 5 डिग्री कम हो जाएगा, तो 109 में से 5 कम कर दो तो 104.5 डिग्री आंसर आएगा। ओके, आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो 104.5। अगला है स्टेबिलिटी बतानी है, तो ये तो एमओटी से होगा। देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होगा, सीधी सी बात है, N2। क्यों? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और बॉन्ड ऑर्डर 3 ही मैक्सिमम होता है किसी का, तो सबसे आगे तो N2 ही आएगा। उसके बाद में स्टेबिलिटी किसी की भी इक्वल नहीं आती, याद रखना। N2 वाले जब भी ऑर्डर निकालोगे ना, इन दोनों का आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2.5 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है बट स्टेबल होगा पॉजिटिव वाला ज़्यादा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का तो इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, कैसे? 6 और 8 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, या ऐसे भी बोल सकते हो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। CN माइनस का देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके टोटल? इलेक्ट्रॉन है इसके कार्बन के 6 और इसके 7, 6 और 7 हो गए 13, 13 और एक नेगेटिव मतलब 14, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। ठीक है, O2+1 का बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है? O2+1 में टोटल इलेक्ट्रॉन है 15, 15 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। इसका तभी जस्ट अपन ऊपर कैलकुलेट करके आए थे, इसका बॉन्ड ऑर्डर था 3, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है, और वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगला XgF4 में कितने लॉन पेयर होते हैं? अभी अपन कैलकुलेट करके आए, 2 लॉन पेयर होते हैं। XgF2 में कितने होते हैं? XgF2 की स्ट्रक्चर भी आपको रटने को बोला था, जिनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन, और 3 लॉन पेयर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और लॉन पेयर वैसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे कि जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 फ्लोरीन खा गया, 6 बचे, 6 में 3 लॉन पेयर बनेंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द CO2 प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ CH4 का कंबंसन कर रहे हैं, तो पहले रिएक्शन लिखनी है। CH4 का आप कंबंसन कर रहे हो, CH4 + O2 गिव्स CO2। ठीक है, साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये कंबंसन की रिएक्शन होती है। अब आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर। ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ठीक है, हाइड्रोजन इधर 4 है लेकिन उधर कितने हैं? ऑक्सीजन भी अभी बैलेंस नहीं हुआ है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि वाटर में भी तो ऑक्सीजन है। तो पहले क्या करोगे, जितने कार्बन होते हैं ना उतने के उतने इधर लगा लेते हैं अपन CO2, और जितने ये होते हैं हाइड्रोजन उतने के उतने हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए, एक कार्बन हो गया। और अब आपको ऑक्सीजन कंपेयर करना है। राइट साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। अब आप ये रिएक्शन आपको बैलेंस बन गई। कैसे किया? जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर, फिर जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन उधर, फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब अपन लगाएंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में वॉल्यूम को आप कंसीडर कर सकते हो। इसका 1 लीटर इसके 2 लीटर के साथ में रिएक्शन करके इसका 1 लीटर और इसका 2 लीटर बनाएगा। तो अगर CH4 का 10 लीटर ले लोगे तो CO2 कितना बनेगा? 10 लीटर। कितना? 10 लीटर। इसके 1 लीटर से इसका 1 लीटर बन रहा है, तो इसके 10 लीटर से 10 लीटर बनेगा। आसान है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से बफर सॉल्यूशन कौन सा है? देखो, बफर सॉल्यूशन अगर आपके पास में इक्वल मोल दिए हो, ध्यान रखना मोल देख लेना, इक्वल मोल दिए हो ना, उस कंडीशन में वीक बेस और उसका सॉल्ट क्या होता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट बफर कहलाता है। तो थर्ड वाला तो बफर है ही है। ओके, उसके बाद में अब इसको अगर आप देखोगे, अब देखो, अब इनके मोल बराबर नहीं है। इनके अगर आप मोल देखोगे, इनके मोल बराबर नहीं है। तो जब मोल बराबर नहीं हो तो आपको ध्यान देखना है कि जहाँ पर वैसे है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला कभी भी बफर नहीं बनाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस वीक वाले से कम पड़ा हो, उस कंडीशन में वो भी बफर बना देते हैं। ठीक है,
यानी कि अगर इक्वल मोल हो तो वीक एसिड और उसका सॉल्ट बफर बनाते हैं, और अगर मोल वीक वाले के ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में ये भी बफर बना देंगे। तो 1 2 3 तीनों के तीनों बफर हैं। ओके, क्या बोला मैंने कि अगर वीक बेस प्लस सॉल्ट हो तो बफर बनाता है, लेकिन वीक का, जैसे देखो ये वीक का एसिड है, वीक का एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, बट वीक एसिड ज़्यादा हो तो ये भी बफर बनाता है। वीक का सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा हो तो भी ये बफर बनाता है। और इसमें क्या है, ये दोनों इक्वल हो तो बफर बनाता है। ओके, अगला वाला है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसका के ज़्यादा स्टेबल होता है ना, उसका प्रोडक्ट के इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। जिसका के ज़्यादा स्टेबल उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में से के इसका ज़्यादा है, तो इसमें आपको दिखेगा कि आपको क्या करना है, एक्सओ और XO2 में से कंपेयर करना है। तो इसका तो है के ज़्यादा, जिसका के ज़्यादा उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल। तो X2 ज़्यादा स्टेबल है तो XO2 तो लेस स्टेबल हो गया। इसमें इसका के है कम, कम है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ओके, ठीक है, कम स्टेबल होगा, इसका प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। इसका रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका भी रिएक्टेंट स्टेबल ज़्यादा स्टेबल था। तो ये तो दोनों ही इक्वली स्टेबल आ गए। ठीक है, इक्वली स्टेबल बोल दो या फिर नन ऑफ दीज बोल दो। नन ऑफ दीज ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि दोनों स्टेबल ही नहीं है। अगला आएगा, किसके लिए n+l की वैल्यू 5 होगी। n का मतलब, बोलने का मतलब है वो 3s। देखो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि 1s अगर आप लिखते हो तो इसका n+l वैल्यू कितना होगा, इसका n+l वैल्यू होगा, n तो इसका कितना है 1 है, l इसका कितना है, s के लिए l 0 होता है तो इसके लिए आएगा 1। l की वैल्यू देखो, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होते हैं। तो 1s पॉसिबल नहीं है, 1s का तो n+l आ रहा है। 2s का कितना आएगा, 2+0 आएगा, 2s भी पॉसिबल नहीं है। फिर क्या आता है, 2p आता है। क्या 2p का हो सकता है, 2p तो आएगा 2+1, 3 आ गया। ये अपने को क्या लेके आना, 5। फिर आप 3s लेके आओगे तो 3+0 ये भी 3। फिर आप लाओ क्या आओगे 3p तो कितना होगा 3+1 ये आ गया 4। फिर आप क्या लेके आओगे 4s, 4+0 4। फिर आप क्या लेके आओगे 5s तो ये होगा 5+0 बराबर 5। तो पहला पहला पॉसिबल हुआ 5s। देखो 5s के लिए n+l की वैल्यू 5 आ रही है। फिर 5s के लिए 5 के s के बाद में लेके आओगे आप 5p, आएगा 5p। 5p लाओगे तो 5+1 6 हो जाएगा। और उसके बाद 3d भी तो पॉसिबल होता है 3 में, है ना, 3d पॉसिबल है। पहले 5 वाला नहीं लिखते हैं, चलो पहले 2 वाले लिख दिए। 2d पॉसिबल नहीं होता है, 2 में p ही पॉसिबल होता है। 3p के बाद में 3d पॉसिबल हो सकता है, तो 3 और इसके लिए 2, ये हो गया 5। 3f भी, 3f नहीं होता है। अब आएंगे 4 पे, 4s, 4+0, 4p का देखोगे तो 4+1 5, ये आ गया, सही बात है। फिर 4d भी होता है लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा 4+2 6 हो जाएगा। 4f भी पॉसिबल होता है तो 4+3 7 हो जाएगा। तो ऐसा कितने के लिए पॉसिबल है, 5 किसके लिए आ रहा है, 2 लोग के लिए आ रहा है। समझ में आई बात आपको, n+l की वैल्यू देखनी, ऐसे ही चेक करके देखते हैं और कोई तरीका नहीं है शॉर्ट्स। अगला बोलता है रेडियस किसकी मिनिमम होगी। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर 0.529 n² जेड होता है एटॉमिक नंबर, जिसका जेड ज़्यादा उसकी रेडियस कम, कम बोलो या मिनिमम बोलो। तो इनमें से जेड ज़्यादा किसका है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का ज़्यादा है तो ये जाएगा आंसर। अगला है कि अगर वेनेडियम का के ऊपर में +x चार्ज है और उसका कितने हैं उसके पास में
उसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आ रहा है, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बताओ। वैसे वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है सर? स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम आता है। वेनेडियम का होता है 3d3 4s2, ठीक है, 3d3 4s2। अब इसके पास में अगर आप देखोगे, सीधी सी बात है कि 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, इसके मतलब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। कितना है? एक। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के लिए आप क्या करोगे? पहले 2s के इलेक्ट्रॉन निकालोगे और 2 ही 3d के निकालोगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3d1। 3d1 तक पहुंचने के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। किए या नहीं किए? बिल्कुल किए। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? +4। कैसे किया अपन ने? पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, उसके बाद पता किया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोर मैग्नेट्रॉन से? एक है। तो एक वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा। तो एक तक जाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन उड़ाने पड़े? जितने इलेक्ट्रॉन उड़ाओगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है वेव लेंथ अगर उसका वेलोसिटी इतना है तो लेमडा बराबर h/m/v 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 इंटू 10⁻31 माइनस का इंटू वेलोसिटी कितना है? 10⁸ सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10⁻2 को मल्टीप्लाई। हो गया? ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आए सॉल्व करके रख लेना। कैसे करोगे सॉल्व मैं बता दूं आपको। 10⁻34 से ये कट कर दोगे 10⁻3 आएगा यहाँ पे। 10⁻3 से ये कट हो जाएगा 10⁻1 आएगा। फिर 10 ये 8 ऊपर जाएगा तो 10⁻9 हो जाएगा, होगा। फिर आएगा 6.63/9। पहले आप क्या करो, इसकी 10⁻10 में कन्वर्ट करना है, तो 66.3/9 इंटू 10⁻10 कर दो। और 10⁻10 को आप एंगस्ट्रम बोल दोगे, तो आंसर क्या आ गया? 66/9 एंगस्ट्रम। फिर क्या करो, इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यह जाएगा 33.1 अपॉन 2 बार जाएगा, सॉरी 22.1/3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 बार जाएगा, 7 या 21, 7 एंगस्ट्रम करीब, 7 एंगस्ट्रम। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अपने से ये रेट दे रखा है, तो अपने को बताना है अगर आप इसको पढ़ोगे तो क्या होगा। ए के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 1 है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इसका 2 है, और टोटल ऑर्डर इसका 1 + 2 3 है। तो थर्ड ऑर्डर है ओवरऑल। बी के लिए 2 है, ए के लिए 1 है, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मॉलिकुलरिटी बतानी है। मॉलिकुलरिटी क्या होती है? इसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट इसका आंसर 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये बहुत सारे स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। तो बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होती है ना, तो उसके लिए आप मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज जाएगा। यही अगर सिंपल रिएक्शन होती है, बोल देता है ये सिंपल रिएक्शन है, तो फिर आप इसका आंसर 2 मार देते। ओके, बढ़ते हैं आगे। इसका नेट ऑर्डर बताना अपने को। नेट ऑर्डर क्या होता है? इन दोनों का सम। कितना आएगा? 2.5। ये आपको दिख ही रहा होगा। इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है? मॉलिकुलरिटी अगर आप इसको, इसने कॉम्प्लेक्स बोला नहीं है, तो आप सिंपल समझेंगे। तो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, मॉलिकुलरिटी इसकी हो जाएगी 2। ठीक है। ऑर्डर कितना होगा इस रिएक्शन का? पहले ऑर्डर पूछा है, तो ये तो आपको एनसीईआरटी वाली और रिएक्शन है, हर किसी को पता है। एस्टर इसका सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 और मॉलिकुलरिटी 2। ओके, एक तो ये होता है और एक होता है एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। दोनों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अगला है नॉट ट्रू पूछा आपने से। ऑर्डर इज नॉट इक्वल्स टू मॉलिकुलरिटी। सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी इक्वल होती है।
बहुत बार क्वेश्चन में अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, तो ये वाला इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करना, आपको रेट ऑफ इसका रेट निकालना है। जब भी रेट निकालते हैं ए और बी को देखते हैं। जब ए को देखते हैं तो बी की वैल्यू ऐसी देखते हैं जब कांस्टेंट हो। तो अपन यहाँ से यहाँ कर रहे हैं तो ये बी कांस्टेंट रह रहा है, ए को डबल कर रहे हैं, ए को डबल कर रहे हैं तो ये भी डबल हो रहा है। देखो 4 से 8 हो रहा है, डबल हो रहा है। एक को डबल करने पर सामने वाला उसका रेट डबल होता है, तो ए के रेस्पेक्ट में उसका ऑर्डर आएगा 1। समझ में आ गई बात। अब अपन बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का कैलकुलेट करेंगे ना, तब आप कैसे देखोगे, ए कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, डबल नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, 4 का डबल 8 हो जाता, लेकिन इसको डबल से थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो आप इसको लिख नहीं पाओगे आप। अब आपको है ना यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, सीधा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप इसकी रिएक्शन बनाओगे कैसे। ए की पावर एक्स, इसका रिएक्शन आर क्या होगा, आर बराबर होगा के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक है। पहले वाले को लेकर के इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या बनेगा, आर, आर कितना है 4.2 इंटू 10⁻⁶ बराबर के, ए कितना है इसका 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, पावर ऊपर की एक्स की वैल्यू तो 1 निकाल चुके हैं 1, बी की पावर वाई 0.15 की पावर वाई। चलो दूसरी इस वाले की इक्वेशन बनाते हैं अपन, ठीक है। तो रेट कितनी है 5.6 इंटू 10⁻⁶ बराबर के, इसकी पावर 1 और ऊपर भी 1, और ये आ गया 0.2 और इसकी पावर वाई। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, कर दिया तो कितना हो जाएगा, इधर 10⁻⁶ से 6 गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 42/56, के से के गया, 1 से 1 गया, कितना बचा 15/20 की पावर वाई। कॉमन कर दिया और पॉइंट हटा करके 15/20 कर दिया, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा 21, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 28। ये कितना होगा 5 तिये 15, 4 पंजे 20 वाई। इसको आप 7 से कट करो, 7 तिये 21, 7 चौक 28। अगर बेस अगर सेम हो, इसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1, बेस अगर सेम हो तो पावर इक्वल होती है, तो वाई बराबर 1। बहुत भयंकर वाला क्वेश्चन था ये, अच्छे से देख लेना इसको एक बार, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन 198, ये अपने को दे रखा है और इसके रेट के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी रेट तो अपन लिख सकते हैं -1/2 dB/dt, लिखना सिखाया था, प्रोडक्ट के आगे नेगेटिव, -dA/dt, जो उसके आगे कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड में लिख देते हैं 1/2 dC/dt, ये होगा। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोलता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी dB/dt इज द ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। बिल्कुल गलत है। इन दोनों को अगर आप इक्वल करोगे ना, सी और बी को, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, ट्वाइस वाइस नहीं आएगा, ये वाला इनकरेक्ट है। अगला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये वाला इज ट्वाइस ऑफ, क्या ए ट्वाइस है, नहीं, ए तो उसका हाफ है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अगला क्या बोलता है, रेट ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ ए, रेट ऑफ सी dC/dt, तो ट्वाइस ऑफ dA/dt, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इन दोनों को इक्वल करोगे ना, तो ये 2 है ना, इसके इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन, इसका रेट बताना है, तो रेट तो क्या होता है P+Q होता है, आसान, ओके। अगला क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी है, तो जीरो ऑर्डर में रिएक्शन में क्या होता है, A बराबर A0 माइनस KT, ये इसकी इक्वेशन बनती है, तो आप बताओ, और या A0 माइनस A, यानी कि इसको बराबर KT, ऐसे भी पढ़ते हो X बराबर KT,
तो उसकी ए वर्सेस टी में कौन सा ग्राफ होगा। कल पढ़ते हैं अपन 201 से आगे क्वेश्चंस। ओके, आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है बिल्कुल।